ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोग सविकल्पक प्रत्यक्ष को देख रहे थे और अंतिम में हम लोगों ने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का जो षड्विधत्व है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के जो 6 प्रकार हैं, उसको भी हम लोगों ने अंतिम पाठ में देखा। ठीक है ना। तो क्या प्रसंग था हमारा यहाँ पर? तो प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण करते समय आचार्य अन्नम भट्ट जी ने बताया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञानम, कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए, है ना। इंद्रिय और अर्थ का, है ना, जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इन दोनों का पहले क्या होना चाहिए? सन्निकर्ष होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तब जाकर के उत्तर क्षण में तत्तद विषयों का प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर ये जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है, उसी का निरूपण आगे के ग्रंथ के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोगों को पीछे का पाठ भी समझ में आ ही गया होगा। एक बार खाली स्मरण कर लिया जाए क्या क्या बात देख लिए। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का यहाँ पर स्वरूप आचार्य अन्नम भट्ट जी ने बता दिया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। उसमें भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को भी हम लोगों ने देख लिया अच्छे से टीका टिप्पणियों के साथ, और सविकल्पक प्रत्यक्ष को भी हम लोगों ने टीका टिप्पणी दोनों टीकाओं के साथ हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। अब इसके बाद वो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण था कि नहीं था, है ना। इंद्रिय, देखिए कारण शब्द मत बोल दीजिएगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो कारण है प्रत्यक्ष ज्ञान का, कारण नहीं है। कारण तो कौन होगा? कारण तो आपकी जो घ्राणादि इंद्रिया है वही कारण होगी। घ्राणादि इंद्रिया ही प्रत्यक्ष ज्ञान की कारण है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया कि नहीं? तो ध्यान से, करण उसको इंद्रियों को कह सकते हैं, क्योंकि करण होने के लिए क्या होना चाहिए? व्यापार वाला भी होना चाहिए और असाधारण कारण भी होना चाहिए, तभी कोई पदार्थ किसी का करण बनता है। तो वो तो इंद्रिया ही है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण तो है ही। अरे इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होगा तभी न जाकर के प्रत्यक्ष होगा। तो कारण पदवाच्य तो है ही, तो इसलिए ध्यान से कभी कारण मत बोल दीजिएगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अब आगे के ग्रंथ के द्वारा निरूपण करने जा रहे हैं कि वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार का है और किस इंद्रिय के द्वारा किस अर्थ का प्रत्यक्ष करेंगे, तो कौन सा वहाँ पर सन्निकर्ष होगा। ये सब बात अब इसके आगे के मूल ग्रंथ के द्वारा निरूपण की जा रही है। ठीक है। तो अब उसी को देखना है। चलिए क्या ग्रंथ आ रहा है देखिए ध्यान से। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु यानी कि कारण जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो षड्विधः, वो 6 प्रकार का है। बात समझ में आई? वही कह रहे प्रत्यक्ष ज्ञान का। अरे भाई, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कार्य हुआ, उसका कारण कौन हुआ? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतुभूत जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का है। क्या है वो 6 प्रकार? तो कल हम लोगों ने उसके नाम देख ही लिए थे, हल्का फुल्का उदाहरण भी देख ही लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम से ग्रंथ अब देखा जाए। क्या आ रहा है?
प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय समवाय समवेत समवाय विशेषण विशेष्य भावश्चेति। इस तरह करके संयोग से लेकर के विशेष्य विशेषण भाव पर्यंत 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए। किसी भी इंद्रिय के द्वारा जिस किसी भी विषय का प्रत्यक्ष होगा तो वहाँ पर सन्निकर्ष इंद्रिय का उन इंद्रियों का और उन अर्थों का सन्निकर्ष क्या होगा, तो ये 6 में से ही कोई सन्निकर्ष होगा, कोई 7वां इससे अतिरिक्त कोई सन्निकर्ष नहीं होगा, ये 6 में से ही कोई होना है। ठीक है ना। अभी एक एक का घटा घटा करके दृष्टांत के साथ उदाहरण के साथ बताएंगे, स्वयं ग्रंथकार बताएंगे, और अंतिम पाठ में हम लोगों ने संक्षेप से तो देख ही लिया था, लेकिन फिर भी अभी टीकाओं के साथ भी अब इस ग्रंथ को समझा जाए। बात बैठ गई तो वही कहा, बस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का है। कौन? तो वो संयोग आदि वो 6 भेद बता दिए। अब इसकी टीका देखनी है हम लोगों को, तो न्याय बोधिनी भी है और पदकृत्य भी है। पदकृत्य को पहले देख लिया जाए, छोटा ही है तो उसको पहले कर लिया जाए। क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्षेति, प्रतीक लिया इन्होंने, है ना। अरे प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता ना, तो वहाँ प्रत्यक्षेति प्रतीक लेकर के कुछ व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तच्च प्रत्यक्षम षड्विधम घ्राणज रासन चाक्षुष श्रौत्र त्वाच मानस भेदात। अच्छा, पहले ये बता रहे कि प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार का है। आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले बताए भी थे। अरे भाई, प्रत्यक्ष ज्ञान की करण इंद्रियां 6 प्रकार की है, तो उन 6 इंद्रियों से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी 6 प्रकार का हो जाएगा। 6 करण जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो 6 इंद्रियां है, करण है प्रत्यक्ष ज्ञान की, वो 6 इंद्रियां कौन है? तो घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, ये 6 इंद्रियां है। इन 6 इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, मध्य में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 6 इंद्रियों से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी 6 प्रकार का हो जाएगा। तच्च प्रत्यक्ष ज्ञानम षड्विधम, वही ये पदकृत्यकार बता रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार का है। क्या 6 प्रकार है? तो ध्यान से, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का विभाग है। तो घ्राणज, रासन, चाक्षुष, श्रौत्र, त्वाच और मानस, आया कि नहीं? ये षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अरे घ्राणेन्द्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको घ्राणज प्रत्यक्ष कहेंगे। रसनेन्द्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको रासन प्रत्यक्ष कहेंगे। चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष कहेंगे। श्रोत्रेंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको श्रौत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। त्वगिंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको त्वाच प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। और मन इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको मानस प्रत्यक्ष कहेंगे। तो इस तरह से षड्विध करण, चूंकि 6 प्रकार के थे प्रत्यक्ष ज्ञान के करण, षड्विध इंद्रिया थी, तो उन इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान भी 6 प्रकार का हो जाएगा। तो वही बताया, और कुछ बात नहीं है। आप लोग नाम भी जानते ही, क्रमशः याद भी रख लीजिएगा। देखिए, तच्च प्रत्यक्षम षड्विधम घ्राणज रासन चाक्षुष श्रौत्र त्वाच मानस भेदात, ये कर दिया। ठीक हुआ। चलिए अब आगे चला जाए। ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार का बता दिया। अब यहाँ पर इस ग्रंथ का अवतरण यहाँ पर आचार्य बना रहे। क्या बना रहे हैं कि ननु प्रत्यक्ष कारणीभूतः इंद्रियनिष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटकः सन्निकर्षः कः इत्यपेक्षायां तम विभज्य दर्शयति प्रत्यक्षेति। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो आगे का ग्रंथ है उसको क्या कर रहे हैं, अवतरण बना रहे, भूमिका बना रहे हैं कि ये ग्रंथ क्यों आया, है ना। तो क्या कह रहे हैं ननु करके
कि ननु प्रत्यक्ष कारणीभूतः इंद्रियनिष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटकः सन्निकर्षः कः। आया कि नहीं? सन्निकर्षः कः। ये सन्निकर्ष क्या है, कौन कौन है ना? इति अपेक्षायाम तम विभज्य दर्शति। ऐसी अपेक्षा होने पर, जिज्ञासा होने पर उसका विभाग करके संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, इस तरह से विभाग करके उसको दर्शयति। आया कि नहीं आया? यही बात है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये शंका जो ननु से अवतरण बना रहे हैं उसमें सन्निकर्षः के दो विशेषण दिए हैं। पहला विशेषण तो है प्रत्यक्ष कारणीभूतः सन्निकर्षः। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणीभूत सन्निकर्ष है, तो वो तो है ही, आप जान ही रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के तो होता नहीं है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणीभूत जो सन्निकर्ष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, वो कहा। इस तरह से वो जिज्ञासा वाक्य बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सन्निकर्ष में एक और उदाहरण दिया है, उसको भी हम लोग समझते हैं। खाली पहले ये ग्रंथ समझ लीजिए, वो विशेषण थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। है तो छोटा सा ग्रंथ, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें एक विशेषण में कह दी गई है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ का ग्रंथ समझ लीजिए, उसको छोड़ करके। क्या? ननु प्रत्यक्ष कारणीभूतः सन्निकर्षः कः। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणीभूत जो सन्निकर्ष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, वह क्या है, कितने प्रकार का है। इति अपेक्षायाम, मतलब इति जिज्ञासायाम तम विभज्य दर्शयति। ऐसी जो जिज्ञासा हुई कि वो सन्निकर्ष क्या है, कितने प्रकार का है, तो इस जिज्ञासा होने पर तम वो सन्निकर्षम विभज्य दर्शयति, विभाग करके दिखा रहे हैं। उसका प्रदर्शन, सोदाहरण प्रदर्शन आगे के ग्रंथ के द्वारा कर रहे हैं। क्या है वो ग्रंथ? प्रत्यक्षेति। प्रत्यक्षेति आदि आदि से ग्रंथ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक हुआ, ये एकदम क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर कहा कि सन्निकर्ष जो है, एक तो विशेषण दिया कि प्रत्यक्ष कारणीभूतः, तो ये तो समझ में हम लोगों को आ ही गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन दूसरा विशेषण दिया था इंद्रियनिष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटकः सन्निकर्ष। तो सन्निकर्ष में ये जो दूसरा विशेषण दिया उसको अच्छे से समझना है ना, कि इंद्रिय निष्ठ जो प्रत्यक्ष का सामानाधिकरण्य है और उस सामानाधिकरण्य का घटक सन्निकर्ष है। वो सन्निकर्ष क्या है, ये यहाँ पर एक विशेषण है। इसको अच्छे से समझिए। ये ऐसे हिंदी कर देने से, शब्द का खाली हिंदी कर देने से तो आ नहीं जाएगा। बात समझिए यहाँ पर। देखिए बात क्या है, अब थोड़ी देर ग्रंथ छोड़ दीजिए, यहाँ का विषय समझ लीजिए क्या क्या है, तभी ये विशेषण लगेगा, है ना। चलिए, क्या है बात कि कार्य कारण का सामानाधिकरण्य होना चाहिए, है ना। आप लोगों को पता ही है कार्य कारण का जब हम लोग विचार किए तो कार्य का और कारण का सामानाधिकरण्य यानी कि ऐकाधिकरण्य होना चाहिए। कार्य और कारण दोनों एक अधिकरण में रहने चाहिए, है ना। कारण कहीं पर रहे, कार्य कहीं पर रहे तो वहाँ पर कार्य नहीं होता है। आया कि नहीं? ऐसा नहीं ना होता। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आग यहाँ पर नीचे जला दी जाए, उसके 10 फीट ऊपर हम लोग खिचड़ी कुकर में डाल के 10 फीट ऊपर कुकर रख दिया जाए तो खिचड़ी बनेगी आपकी? चावल दाल कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि कारण और कार्य का सामानाधिकरण्य होना चाहिए। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो कार्य है, उसका करण मतलब व्यापारवद असाधारण कारण, कारण कौन बन रहा है? इंद्रिय बन रही है। आप लोग जानते ही है, इंद्रिय से ही, षड्विध इंद्रियों से ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण हुआ इंद्रिय, ये बात बैठ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का सामानाधिकरण्य है कि नहीं है, विचार किया जाए थोड़ा, है ना। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान आपका कार्य है, वो कहाँ पर रह रहा है? प्रत्यक्ष ज्ञान ये कहाँ पर रहता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान समवाय संबंधेन आत्मा में रहता है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। कोई भी ज्ञान होगा
तो वो समवाय संबंधी न कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो कार्य है वो तो समवाय संबंधी न आत्मा में रहा, तो कार्य तो आत्मा में रह गया। आपका कारण कौन है, तो घ्राणादि इंद्रिया कारण है, वो कहाँ रह रही है, देख लिया जाए जरा भैया। तो घ्राणादि जो इंद्रिया है वो तो शरीर में रह रही, तत्त भागों में रह रही है। जैसे घ्राण है तो वो नासाग्रवर्ती नासिका के अग्रभाग में रह रही है घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय जीवा के अग्रभाग में रह रही है ना। चक्षुर इंद्रिय कृष्ण तारा अग्रवर्ती कृष्ण तारा के अग्रभाग में रह रही है, आया कि नहीं आया। ऐसे ही त्वग इंद्रिय सर्व शरीरवर्ती संपूर्ण शरीर में रह रही है। श्रोत्रेंद्रिय कर्ण शुष्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है नभ है उसी को श्रवणेन्द्रिय कहा जाता है, तो वो भी शरीर में ही है, आया कि नहीं आया। और मन इंद्रिय कहाँ पर है, तो वो भी शरीर के अंदर ही है, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से ये जो षड्विध इंद्रिया है वो तो शरीर के तत्त भागों में रही, कारण तो शरीर के तत्त भागों में रह रहा है। और कार्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो समवाय संबंध है ना आत्मा में रहा, तो कार्य और कारण का एकाधिकरण्य नहीं बन रहा है, आया कि नहीं आया। तो इस ऐसा कार्य कारण का हमेशा समानाधिकरण्य होना चाहिए, एकाधिकरण्य होना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों ने देखा घट के प्रति कपाल कारण होता है कि नहीं होता है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने एकाधिकरण्य बनाया था, है नो। घट के प्रति कपाल कारण है कि नहीं है, समवायी कारण है नो, आया ही था घटम प्रति कपालम समवायी कारणम। तो घट के प्रति चाहे पट के प्रति तंतु समवायी कारण है, तो ये जानते हैं। तो कारण और कार्य का समानाधिकरण्य होना चाहिए, आया कि नहीं, दोनों एक अधिकरण में रहने चाहिए। तो वहाँ भी हम लोगों ने बनाया था कि नहीं बनाया था समानाधिकरण्य। कार्य कौन था, घट कार्य है, वो कहाँ रहा, समवाय संबंधी न कपाल में रहा। और कपाल कहीं रहेगा, तो कपाल जो है वो यदि समवाय संबंधी देखेंगे तब तो वो अपने अवयव कपालिका में रहेगा, तो दोनों का समानाधिकरण्य नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या किए थे, कार्यतावच्छेदक संबंध तो समवाय संबंध रखे थे, लेकिन कारणता का अवच्छेदक संबंध तादात्म्य संबंध रखे थे कि नहीं रखे थे। तो कार्य घट कार्य समवाय संबंधी न जहाँ पर रहा, कहाँ पर रहता है, कपाल में, वहाँ पर कारण जो कपाल है वो किस संबंध से रहेगा, तादात्म्य संबंधी न रहेगा। तो कपाल में कपाल तादात्म्य संबंधी न रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पर समानाधिकरण्य इस तरह से दोनों का बन जाता है, घट कार्य का और कपाल कारण का समानाधिकरण्य इस तरह से बन जाता है, आया कि नहीं आया। सामानाधिकरण्य तो जानते हैं ना आप लोग, सामानाधिकरण्य मतलब स्वाधिकरण वृत्तित्वम, सामानाधिकरण्य मतलब स्वाधिकरण वृत्तित्वम। जैसे यहाँ घट का और कपाल का सामानाधिकरण्य है, तो घट सामानाधिकरण्य कपाल में है, कपाल का सामानाधिकरण्य घट में है। घट का सामानाधिकरण्य कपाल में है का क्या मतलब, घटाधिकरण वृत्तित्वम। घट सामानाधिकरण्य मतलब क्या, अरे सामानाधिकरण्य मतलब स्वाधिकरण वृत्तित्वम। तो घट सामानाधिकरण्य मतलब क्या, तो स्व की जगह घट शब्द जोड़ दीजिए, तो घटाधिकरण वृत्तित्वम, यही घट सामानाधिकरण्य है। तो घटाधिकरण वृत्तित्वम किस में जाएगा, कपाल में जाएगा। घटा लीजिए, घट का जो अधिकरण समवाय संबंधे न, घट का जो अधिकरण कौन हुआ, कपाल हुआ। उसमें वृत्ति कपाल है कि नहीं है, किस संबंध से, तादात्म्य संबंधे न। तो घटाधिकरण कपाल में वृत्ति कौन हुआ, कपाल हुआ, तादात्म्य संबंधे न, और वृत्तित्व किस में गया, कपाल में गया। एतावता घटाधिकरण वृत्तित्व मतलब घट सामानाधिकरण्य किस में चला गया, कपाल में चला गया। बेटी बात, तो ये सामानाधिकरण्य, ऐसे ही कपाल सामानाधिकरण्य घट में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई कपाल का तादात्म्य न अधिकरण जो कपाल, उसमें वृत्ति है घट समवाय संबंधे न,
तो वृत्तित्व घट में चला गया, तो कपालाधिकरण वृत्तित्व भी घट में चला जाएगा। तो परस्पर में, अरे एक दूसरे के समानाधिकरण है तो समानाधिकरण्य एक दूसरे का दोनों में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ में आई, समानाधिकरण्य कारण और कार्य का होना चाहिए। अच्छा, एक बात और लगे हाथ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि समानाधिकरण्य जब भी होगा तो वहाँ पर उसमें घटकतया संबंध भी प्रविष्ट होगा, है ना, उसके संबंध भी आपको कहना पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे कि स्वाधिकरण वृत्तित्व, यही समानाधिकरण्य है कि नहीं है? तो स्व का जो अधिकरण लेंगे स्व पदार्थ का, तो वहाँ भी कोई संबंध होगा। भाई स्व का अधिकरण तो किस संबंध से, तो एक संबंध ये भी आया। फिर स्वाधिकरण में वृत्ति दूसरे पदार्थ को बताएंगे तो वो वृत्ति अधिकरण में वृत्ति रहने वाला पदार्थ तो किस संबंध से रह रहा है, तो यहाँ भी एक संबंध आएगा। तो दो संबंध यहाँ पर समानाधिकरण्य के घटक संबंध होंगे, है ना। दो संबंधों से घटित, है ना, संबंध घटित संबंध कहना पड़ेगा, है कि नहीं है? जरूर आपको संबंध, जैसे यहाँ पर देख लीजिए घट और कपाल में ही देख लीजिए समानाधिकरण्य बन गया है, तो यहाँ भी समानाधिकरण्य जो है वो दो संबंधों से घटित समानाधिकरण्य है। बात समझ में आ रही है? क्या दो संबंध? तो समवाय संबंध और तादात्म्य संबंध, है ना, दोनों संबंधों से घटित यहाँ का समानाधिकरण्य है। समझ में आ रही बात? घट का और कपाल का समानाधिकरण्य हुआ, एकाधिकरण्य हुआ, स्वाधिकरण वृत्तित्व हुआ, लेकिन उस समानाधिकरण्य के घटक दो संबंध हो गए। स्व जैसे घट समानाधिकरण्य कपाल में ले जाएंगे तो घट समानाधिकरण्य में क्या हुआ? घटाधिकरण वृत्तित्व। तो घट का जो अधिकरण, तो किस संबंध से अधिकरण कहना पड़ेगा ना आपको, तो घट का समवाय संबंधेन अधिकरण हुआ कपाल, तो ये समवाय संबंध भी घटक हुआ, आया कि नहीं? और वो जो अधिकरण कपाल हुआ उसमें वृत्ति कौन है आपका? कपाल है। तो किस संबंध से है? तो तादात्म्य संबंध है ना, तो तादात्म्य संबंध भी इसका घटक समानाधिकरण्य का घटक संबंध हुआ, और समानाधिकरण्य इन दोनों संबंधों से घटित हुआ। तो यहाँ पर यदि कहना हो कि घट समानाधिकरण्य कपाल में है, ये समानाधिकरण्य कौन संबंध से घटित है, तो आप यहाँ कह सकते हैं समवाय तादात्म्योभय संबंध घटित यहाँ पर समानाधिकरण्य है। समवाय संबंध, तादात्म्य संबंध, ये तदुभय संबंध घटित, ये यहाँ का समानाधिकरण्य है। और छोड़ दीजिए, एकदम लौकिक उसमें आ जाइए। एक ही भूतल में घट भी है, पट भी है, अपने से देख लीजिए। समानाधिकरण्य कहीं भी होगा तो वहाँ पर आपको किम संबंध घटित समानाधिकरण्य है निरूपण करना पड़ेगा, आया कि नहीं? तो एकदम लौकिक दृष्टांत में ही देख लीजिए। भूतल पर घट है और पट है ना। घट किस संबंध से है? संयोग संबंध से भूतल में है। पट किस संबंध से है? वो भी संयोग संबंध से भूतल में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर एक ही भूतल में ये जो घट भी है पट भी है, तो ये दोनों परस्पर में समानाधिकरण हुए, दोनों का ऐकाधिकरण्य बन गया, दोनों का समानाधिकरण्य बन गया। घट समानाधिकरण्यम पट में है, चाहे पट समानाधिकरण्य घट में है। समन्वय करके देख लिया जाए। घट समानाधिकरण्यम पट में है तो कैसे है भैया? घट समानाधिकरण्यम क्या? तो घटाधिकरण वृत्तित्वम। घट का जो अधिकरण संबंध बोलते जाइए, घट का जो संयोग संबंधेन अधिकरण कौन हुआ? भूतल हुआ। उसमें वृत्ति, यहाँ भी संबंध बोलिए कि उस भूतल में संयोग संबंधेन वृत्ति है पट, वृत्तित्व गया पट में, तो घट समानाधिकरण्य पट में चला गया, घटाधिकरण वृत्तित्व पट में चला गया। लेकिन यहाँ का जो ये समानाधिकरण्य है उस कौन से संबंध से घटित है? तो यहाँ पर संयोग संबंध से ही घटित है, क्योंकि स्व का घट का भी अधिकरण आपने संयोग संबंध से ही लिया, और उस भूतल में वृत्ति भी आपने संयोग संबंध से पट को लिया था। तो यहाँ पर संयोग संबंध घटित समानाधिकरण्य कहा जाएगा। घट और पट का यहाँ जो समानाधिकरण्य बना वो संयोग संबंध घटित समानाधिकरण्य कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है ये?
जहाँ भी, अब ये समझिए, सामानाधिकरण्यम स्वाधिकरण वृत्तित्व होता है, आप सब लोग जानते हैं, किसी को संदेह नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके पहले इस तर्क संग्रह के पाठ में ही हम लोग बहुत बार इसका विचार कर चुके हैं। लेकिन एक नई बात आपको समझनी है कि वो सामानाधिकरण्य जो है वो यत्किंचित संबंध घटित हो सकता है। कहीं वो संबंध एक ही होगा, मान लीजिए जैसे यहीं पर एक ही भूतल में घट और पट दोनों हैं, तो सामानाधिकरण्य है घटपट का, है ना, लेकिन वो सामानाधिकरण्य जो है वो संयोग संबंध घटित ही सामानाधिकरण्य है, क्योंकि घट का भी अधिकरण संयोग संबंध से लिया और उस अधिकरण में वृत्ति पट भी संयोग संबंध से बना है, इसलिए संयोग घटित सामानाधिकरण्य कहेंगे। आया कि नहीं आया? तो संयोग से घटित सामानाधिकरण्य हुआ, तो सामानाधिकरण्य का घटक संयोग संबंध हुआ, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। अरे भाई संयोग से घटित सामानाधिकरण्य है, तो सामानाधिकरण्य का घटक जो है वो कौन हो जाएगा? अरे संयोग हो जाएगा। जैसे र शब्द, र वर्ण से घटित राम शब्द है, तो राम शब्द का घटक र वर्ण हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं हो जाए? अरे पर उसमें घटितत्व, घटक घटित भाव संबंध, परस्पर में घटक घटित होते, एक दूसरे का घटित होगा तो वो उसका घटक हो जाएगा परस्पर में। आया कि नहीं आया? तो संयोग घटित यहाँ पर सामानाधिकरण, जो लौकिक दृष्टांत घटपट का दिया, वहाँ पर संयोग घटित सामानाधिकरण्य है। तो कोई पूछे कि भाई सामानाधिकरण्य यहाँ घटपट का बना है तो ठीक है, लेकिन वो किम घटितम सामानाधिकरण्यम, तो संयोग संबंध घटितम सामानाधिकरण्यम। अच्छा ये भी पूछ ले कि यहाँ सामानाधिकरण्य घटक संबंध कह, तो संयोग संबंध सामानाधिकरण्य से घटक संबंध, ये भी कह सकते हैं ना। तो दोनों ओर से बोलना आना चाहिए। बात बैठ गए। अब हमको मुख्य रूप से कार्य और कारण में विचार करना था। किस में विचार करना था? कार्य और कारण में विचार करना था। तो वहाँ भी कार्य और कारण का सामानाधिकरण्य होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देख लिया घट कार्य और कपाल जो कारण है, इन दोनों का सामानाधिकरण्य बन रहा है। घट सामानाधिकरण्य कपाल में जा रहा है। घट सामानाधिकरण्य मतलब घटाधिकरण वृत्तित्वम, घट का जो अधिकरण समवाय संबंधी न, घट का जो अधिकरण कपाल हुआ, उस कपाल में तादात्म्य संबंधी न वृत्ति कपाल हो रहा है, वृत्तित्व कपाल में जाएगा। तो घट सामानाधिकरण्यम नाम घटाधिकरण वृत्तित्वम और तच्च कपाले वर्तते, वो कपाल में है। और वो सामानाधिकरण यदि कोई पूछे किम घटित, कि कौन से संबंध से घटित सामानाधिकरण्य है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो संबंधों से घटित सामानाधिकरण्य है, समवाय और तादात्म्य। क्योंकि स्व का अधिकरण हमने घट का अधिकरण लिया समवाय संबंधेन, और उसमें वृत्ति जो बताया वो तादात्म्य संबंधेन कपाल को बताया। तो इस तरह से समवाय तादात्म्यो भय घटित ये सामानाधिकरण्य यहाँ पर हुआ, है ना। और कोई पूछे ये घट सामानाधिकरण्य जो कपाल में है, उस सामानाधिकरण्य का घटक कौन है, तो भी आप कह सकते हैं कि समवाय भी उसका घटक है और तादात्म्य भी उसका घटक है। ठीक है ना। तो ये दोनों उसके घटक हो जाएंगे और दोनों संबंधों से घटित यहाँ का सामानाधिकरण्य हो जाएगा। ये एकदम बात क्लियर हो रही है, एकदम साफ रखिए। इन सब पदार्थों को ही समझना होता है, इन टीका टिप्पणियों को क्यों पढ़ा जाता है, ताकि इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें खुले, ये सब पदार्थ बारीकी से खुले, है ना। तो चलिए यही बात है। अब आइए प्रकृत प्रसंग में। यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान कार्य है और उसका कारण है इंद्रिया। इंद्रिया षड्विध जो घ्राणादि इंद्रिया है वो करण है, कारण है, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो कार्य है। तो दोनों कार्य और कारण का, दोनों का तो पहली बात सामानाधिकरण्य होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सीधे सीधे तो नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान तो समवाय संबंधे नो आत्मा में रह रहा है, और इंद्रिया जो है वो शरीर के तत्त भाग में, तत्त अवयव में रह रही है। तो दोनों का ऐसे देख रहे तो सामानाधिकरण्य नहीं बन रहा है। प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्यम इंद्रिय में नहीं आ रहा है, प्रत्यक्षाधिकरण वृत्तित्वम इंद्रिय में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष का समवाय संबंधेन अधिकरण तो आत्मा हुआ,
और उस आत्मा में तो इंद्रियां रह नहीं रही है, इंद्रियां तो शरीर के तत्त भागों में रह रही है, इसलिए यहाँ पर सामानाधिकरण्य नहीं बन रहा है। तो सामानाधिकरण्य बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे सामानाधिकरण्य? तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो समवाय संबंधी न आत्मा में रहेगा, ठीक है, लेकिन वह प्रत्यक्ष ज्ञान विषयता संबंधी न कहाँ रहेगा? तो विषय में रहेगा। आया कि नहीं आया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार्यतावच्छेदक और कारणतावच्छेदक संबंध को ध्यान से समझिएगा। कार्य को किस संबंध से रख रहे हैं और कारण को किस संबंध से रख रहे हैं, ये ध्यान से समझिएगा, तो सामानाधिकरण्य बन जाएगा। आया कि नहीं? जैसे वहाँ उदाहरण में घट कार्य को हमने समवाय संबंध से रखा था और कारण कपाल को तादात्म्य संबंध से रखा था, तो वहाँ पर सामानाधिकरण्य दोनों का कार्य कारण का बन गया था। वैसे ही यहाँ पर भी सामानाधिकरण्य बनाना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान समवाय संबंध से तो आत्मा में रहेगा, तो दोनों का, इंद्रियों का और प्रत्यक्ष ज्ञान का सामानाधिकरण्य नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो भले समवाय संबंध से आत्मा में रहे, लेकिन विषयता संबंध से अपने विषय में रहेगा। आया कि नहीं? जैसे घट का प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो घट में विषयता संबंध से रहेगा। अरे चक्षुरिंद्रिय के द्वारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो करके घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, अयम घट, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो विषयता संबंध है ना, कहाँ रहेगा? विषय में रहेगा, मतलब घट में रहेगा, है ना। तो विषयता संबंध को हम यहाँ पर कार्यतावच्छेदक संबंध कह रहे हैं, कार्य को हम यहाँ पर विषयता संबंध से रख रहे हैं। बात समझ में आई? ये रह गया। अभी भी सामानाधिकरण्य तो आप कहेंगे नहीं बना, क्योंकि अभी मान लीजिए विषयता संबंध है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान को रखा तो विषय में घट पट में रहा। आया कि नहीं? इंद्रिया तो शरीर के तत्त भागों में रह रही है, तो सामानाधिकरण्य तो अभी भी नहीं बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो इंद्रिया कारण है उसको हम सन्निकर्ष, ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, संयोग आदि सन्निकर्ष, उसी को हम संबंध मान करके वो जो इंद्रियाकरण है वो कहाँ पर रहेगी? वो भी वहाँ पर विषय में घटपट आदि में रह जाएगी। जैसे चक्षुर इंद्रिय जो है वो संयोग सन्निकर्ष से कहाँ पर रहेगी? अरे चक्षु का और उस अर्थ का संयोग होता है कि नहीं होता है? तो चक्षुर इंद्रिय भी संयोग संबंध से कहाँ रह गए? घट पदार्थ में रह गई। वहीं पर अयम घट इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान भी विषयता संबंधे न रह रहा है। तो वो एक अधिकरण किसको बनाया गया? घट को बनाया गया, विषय को बनाया गया। वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान को विषयता संबंध से लाएंगे और इंद्रिय को वो संयोग, कहीं पर संयोग संयुक्त समवाय, कहीं संयुक्त समवेत समवाय, कहीं पर समवाय, कहीं समवेत समवाय और कहीं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से हम वहाँ उन घटपटादि पदार्थों में ले आएंगे। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान का और कारणीभूत जो इंद्रिया है उन दोनों का सामानाधिकरण्य बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का सामानाधिकरण्य इंद्रियों में आ गया, इंद्रिय निष्ठ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इंद्रिय में रहा ना। अरे प्रत्यक्ष ज्ञान का सामानाधिकरण्य, प्रत्यक्ष ज्ञान सामानाधिकरण्य मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानाधिकरण वृत्तित्व। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो अधिकरण किस संबंध से? विषयता संबंध से। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो अधिकरण कौन हुआ? विषय हुआ, घट हुआ। उसमें वृत्ति है ना, किस संबंध से? तो ये जो संयोग आदि सन्निकर्ष है उस सन्निकर्ष से संयोग आदि संबंध से उसमें वृत्ति हो गई इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय वृत्ति हो गई। तो वृत्तित्व किस में गया? इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय में गया। तो इस तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान सामानाधिकरण्य मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानाधिकरण वृत्तित्व किस में चला जाएगा? इंद्रिय में चला जाएगा, मतलब इंद्रिय निष्ठ हो जाएगा। तो इंद्रिय में रहने वाला इंद्रिय निष्ठ जो प्रत्यक्ष का ये सामानाधिकरण्य है, प्रत्यक्ष ज्ञान का सामानाधिकरण्य है, वो सामानाधिकरण्य का यहाँ पर कोई पूछे कि घटक कौन कौन है,
अथवा तो ये पूछे कि इनका घटित कौन कौन है तो क्या बताएंगे। तो दो संबंध यहाँ पर है कि नहीं है, घटक होंगे। एक तो होगा विषयता संबंध, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का अधिकरण विषयता संबंध से लिया था, तो विषयता संबंध भी घटक संबंध हुआ, सामानाधिकरण्य का घटक हुआ। और उसमें उस अधिकरण में वृत्ति इंद्रिय को बनाया, वो भी किस संबंध से, तो ये संयोग आदि सन्निकर्ष से बनाया, तो वो सन्निकर्ष भी उसका घटक हुआ। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यहाँ पर सामानाधिकरण्य विषयता संबंध से भी घटित है और संयोग आदि सन्निकर्ष से भी घटित है, संयोग आदि संबंध से भी घटित है। तो ये सामानाधिकरण्य, प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य जो कि इंद्रिय निष्ठ है, उस सामानाधिकरण्य के घटक विषयता भी हुआ और वो संयोग आदि सन्निकर्ष भी हुए, सन्निकर्ष भी हुआ कि नहीं हुआ? तो वही यहाँ पर अब शब्द लगाइए, अब शब्दावली लगाइए। वो सन्निकर्ष में विशेषण दे दिए थे, इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटकः सन्निकर्षः कः, कि इंद्रिय निष्ठम यत् प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्यम, इंद्रिय में रहने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान का सामानाधिकरण्य है, प्रत्यक्ष ज्ञानाधिकरण वृत्तित्व है, उसका घटक कौन होगा? एक तो विषयता संबंध होगा, उसको कोई अभी निरूपण करने की कोई बात नहीं है, उसको तो हम लोग जान ही रहे हैं। लेकिन उस सामानाधिकरण्य का घटक जो दूसरा है सन्निकर्ष, संयोग आदि सन्निकर्ष, वो सन्निकर्ष क्या क्या है, कौन कौन है, इसी का निरूपण आगे के ग्रंथ के द्वारा किया जा रहा है। आया कि नहीं आया? तो हम लोगों को मुख्य रूप से समझना था यहाँ पर, है कि नहीं? देखो एक छोटा सा विशेषण है सन्निकर्ष का, कि इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटकः सन्निकर्षः। अब इस विशेषण को समझाने के लिए देखो कितना, आधे घंटे जितना समय, आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को बहुत सारे पदार्थ इस प्रसंग में जानने को मिले, है ना, विचार करने को हम लोगों को मिले, तो उसको जाने रहिए। इन्हीं सब बातों से न्याय ग्रंथ खुलता है, न्याय के सब शब्द खुलते हैं। आया कि नहीं आया? वरना केवल भावग्राही जनार्दन होने से, केवल मतलब भावग्राहक होने से मतलब काम नहीं चलता है। यहाँ पर इन न्याय आदि विशेष कर से देखो, अन्य जो मतलब शास्त्र हो वहाँ तो भाव से चल जाएगा काम, लेकिन न्यायादि ग्रंथों में, व्याकरण के ग्रंथों में भाव से काम नहीं चलता है। एक एक शब्द को आपको समझाना पड़ेगा, एक एक शब्द की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी कि ये क्या है, क्या इसका मतलब है, कैसे हुआ, सब चीज़ बतानी पड़ेगी। चलिए, तो यही यहाँ पर बताया है और कुछ नहीं, है ना। तो चलो, आई तो गया यहाँ का ननु प्रत्यक्ष कारणीभूत, ये तो सरल था कि वो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणीभूत, ये तो है ही। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणीभूत सन्निकर्ष है। लेकिन दूसरा जो विशेषण था क्या था? इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटकः, इंद्रिय निष्ठम यत् प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्यम तस्य घटकः यह सन्निकर्षः सह सन्निकर्षः कः इत्यपेक्षायाम इति जिज्ञासायाम तम सन्निकर्षम विभज्य दर्शयति प्रत्यक्षेति ग्रंथ के द्वारा। बात समझ में आई? तो चलो, बहुत सुंदर, ये मूल ग्रंथ का अवतरण इन्होंने बना दिया ननु से। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः, मूल ग्रंथ तो आ ही रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतुभूत जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वह 6 प्रकार का है। अच्छा, यहाँ पर प्रत्यक्षेति आगे और भी लिख रहे लौकिक प्रत्यक्षेत्यर्थः। यहाँ आपने कहा ना कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणीभूत हेतुभूत सन्निकर्ष 6 प्रकार का। तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान, तो ध्यान रखिएगा, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान है? लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान ही लेना है। देखो, अभी अंतिम में यहाँ तो इन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन मुक्तावली आदि ग्रंथों में विशेष रूप से चर्चा की गई है कि प्रत्यक्ष ज्ञान लौकिक और अलौकिक 2 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। यहाँ तो इन्होंने लौकिक प्रत्यक्ष की ही तर्क संग्रहकार ने चर्चा की है, अलौकिक प्रत्यक्ष की चर्चा नहीं की है मूल ग्रंथ में। लेकिन हम लोग अंतिम में यदि आप लोगों की विशेष जिज्ञासा होगी तो अलौकिक प्रत्यक्ष को भी अंतिम में निरूपण कर देंगे। तो कुल मिला के हमको अभी यहाँ ध्यान रखना है कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु
जो आप कह रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान तो कौन सा प्रत्यक्ष, तो लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान समझना। अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान आगे बताएंगे, है ना, तो उसको नहीं यहाँ पर लेना है ना। ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो 6 प्रकार के बताए और लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का ही हेतु है, न कि अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का। आयक ने अब वो अलौकिक प्रत्यक्ष क्या क्या है, कैसे होते हैं, वो अब हम अंतिम में समय यदि रहेगा तो हम लोग विचार इसको करेंगे, है ना। ये पाठ यहाँ का मतलब जब ये प्रत्यक्ष खंड हो जाएगा तब बात बैठ गए। तो चलिए, तो वही कह रहे कि प्रत्यक्षेति लौकिक प्रत्यक्षेत्यर्थ। तो प्रत्यक्ष से क्या समझना, लौकिक प्रत्यक्ष मतलब लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का है। अयक ने चलिए वो क्या है तो मूल में बता ही दिए, संयोग, संयुक्त समवाय इत्यादि। चलिए अब आगे चला जाए। क्या समय हो गया, समय तो काफ़ी खैर हो गया है। अब इसमें भी न्याय बोधिनी भी है, लंबी चौड़ी है, लेकिन एक काम हम यहाँ पर एक करते हैं कि ये जो यहाँ का ग्रंथ है ना, प्रत्यक्ष खंड समाप्ति पर्यंत जितना भी यहाँ का ग्रंथ है उसको मूल भी कर लिया जाए, और आगे तो पदकृत्य टीका ही है, पदकृत्य के साथ मूल कर लिया जाए। वो पूरा देख लेने के बाद फिर हम लोग तब यहाँ जो ये लंबी चौड़ी न्याय बोधिनी है उसको समझ लेंगे, फटाक से हो जाएगा, कोई नहीं, एक दिन का पाठ है, वो सारी समझ में आ जाएगी। एकदम सरल है, लंबा चौड़ा है देख के आप घबराइए नहीं, एकदम सरल है, सीधी सीधी बात है। लेकिन उसको कब करते हैं, पहले ये यहाँ का जो प्रत्यक्ष खंड का जितना भी मूल ग्रंथ है और पदकृत्य है उसको लगा लिया जाए, उसके बाद तब हम लोग उसको भी देख लेंगे। ठीक हुआ, चलिए आगे चला जाए। तो अब आगे क्या आ रहा है ग्रंथ, तो देखिए तो क्या हो गया अब यहाँ पर, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्वितः। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतुभूत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का है, ये बता दिया। वो 6 प्रकार क्या क्या है, तो संयोग, संयुक्त समवाय इत्यादि। अब यहाँ जो एक एक को अब सोदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जैसे संयोग सन्निकर्ष आपने कहा, तो वहाँ पर किस इंद्रिय के द्वारा किस पदार्थ का प्रत्यक्ष होने पर संयोग सन्निकर्ष होगा, ये इस तरह से। ऐसे ही किस इंद्रिय के द्वारा किस पदार्थ का प्रत्यक्ष होने पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा, ऐसे क्रमशः बहुत व्यवस्थित ग्रंथ से एक एक सन्निकर्ष को उदाहरण के साथ अब बताने जा रहे हैं आगे के मूल ग्रंथ के द्वारा। आया कि नहीं आया, तो सबसे पहला है संयोग सन्निकर्ष। तो उस संयोग सन्निकर्ष को उदाहरण दे रहे हैं कि कहाँ पर संयोग सन्निकर्ष होता है। अब मूल ग्रंथ में तो एक एक बता देंगे, इसका मतलब आप उसी में मत अटक जाइएगा, वो एक समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, उससे आप अन्यत्र भी आप देखते रहिए कि किस इंद्रिय के द्वारा किस अर्थ का प्रत्यक्ष होने पर वहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष पहले होता है, तब जा कर के प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे आप अन्य भी देखिएगा, मूल कार्य तो खाली एक उदाहरण के लिए एक एक स्थल बता दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष, कि चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जब घट का प्रत्यक्ष ज्ञान करना होगा तो वहाँ पर संयोग सन्निकर्ष। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है, तो वहाँ पर चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जो होने वाला घट का प्रत्यक्ष ज्ञान है, अयम घट इत्याकार का प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इस प्रत्यक्ष ज्ञान को जब चक्षुर इंद्रिय से कर रहे होंगे तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान में वहाँ पर उसके पूर्व में जो सन्निकर्ष होगा इंद्रिय का और अर्थ का, वो कौन सा सन्निकर्ष होगा, तो संयोग सन्निकर्ष होगा। वही कह रहे चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। बैठी बात समझ में आई है ना। तो देख लीजिए यहाँ समन्वय भी कर लीजिए, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष हुआ, तो वहाँ चक्षुर इंद्रिय का के द्वारा घट का प्रत्यक्ष हुआ, ठीक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष कब होगा, जब पहले चक्षुर इंद्रिय का और उस घट पदार्थ का सन्निकर्ष होगा, संबंध होगा। तो वो संबंध कौन सा होगा, तो वही बताया संयोग सन्निकर्ष होगा। क्यों, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय भी द्रव्य है, घट भी द्रव्य है। बता सकते हैं ना, चक्षुर इंद्रिय कोई पूछे कौन सा द्रव्य है, तो तेज द्रव्य है, और घट कौन सा द्रव्य है, तो पृथ्वी द्रव्य है। तो इसलिए द्रव्य यो हो संयोग करके संयोग सन्निकर्ष होगा। समझ में आई, तो वही कह रहे चक्षुषा
मतलब चक्षुरिंद्रियेण घट प्रत्यक्ष ज्ञाने जननीये संयोग सन्निकर्ष। आया कि नहीं है कि चक्षुरिंद्रिय के द्वारा घट प्रत्यक्ष ज्ञान करना होगा, तो वहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष होगा? इंद्रिय का और अर्थ का, इंद्रिय चक्षुरिंद्रिय अर्थ घट, इन दोनों का सन्निकर्ष होगा संयोग सन्निकर्ष। वही लिखे चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। आगे क्या कह रहे हैं? संयोगम उदाहरति। अब पदकृत्य आ गया, पदकृत्य भी देख लिया जाए क्या है। चक्षुषेति, संयोग का उदाहरण दे रहे चक्षुषा इत्यादि ग्रंथ के द्वारा, है ना। क्या कह रहे हैं? अभी देखिए समय भी बहुत हो गया है, रोके क्या? चलिए रोका जाए पाठ यहीं पर। अब थोड़ा आप लगा लीजिए इसको, वो विशेषण में थोड़ा ज़्यादा ही समय लग गया, कोई बात नहीं, इसको लगा लीजिए, फिर हम लोग अगले पाठ से करते हैं। आज थोड़ा बाहर भी जाना है हमको, तो यहीं पर पाठ को विराम दिया जाए। इसको लगा लीजिए, यहाँ की पदकृत्य से ध्यान रखिएगा। यहाँ से जितना भी ग्रंथ है प्रत्यक्ष खंड का, उसको पूरा मूल पदकृत्य के साथ हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद एक दिन में वो न्यायबोधिनी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए रखा जाए पाठ। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो बेझिझक पूछिएगा। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।